Hello everybody. In this lecture, the discussion or the topic which will cover or the subject coverage will be on the topic Indian heritage and culture. This subject is very important for many point of view, many point of view, and this is a multifaceted subject or a specialization or area which is useful for the purpose of UPSC civil services examination either in preliminary, pre or in mains. So Indian heritage and culture मतलब भारतीय विरासत और भारत की जो विरासत है वो और धरोहर जिसे बोलते हैं और कल्चर मतलब जो भी यहाँ का कल्चर यानी सभ्यता और जिस तरीके की है वो क्या है। तो किस तरीके का रहन सहन है, किस तरीके का खान पान है, किस तरीके के स्टाइल ऑफ डूइंग है और किस तरीके का विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है चीजों में, किस तरीके के टेंजेबल एफर्ट्स हैं, इनटेंजेबल चीजें हैं, इनटेंजेबल आर्टिकल्स हैं, तो व्हाट आर दोज हैं क्या। तो इस तरीके से इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर which is having a much more significance in the UPSC civil services examinations or not in the UPSC Union Public Service Commission civil services CSC examinations but also on the state PSC examinations or on daily one day single day examinations जो एकल दिवसीय जो भी परीक्षा कार्यक्रम होते हैं यानी परीक्षा के जो भी परीक्षा होती हैं, एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत काम आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इट विल also work as in what जो भी these topics are very frequently asked and not only for the examination point of view but also for some debates, discussions, lecturate, from research point of view. Many research scholars they generally research on these things, खोजते हैं चीजों को, जानते हैं, छानते हैं। There are some findings also और हमेशा नए एविडेंस और नई चीजें बनती रहती हैं। कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, कुछ ना कुछ ये चीजें जो अभी पढ़ेंगे इन सारे के सारे टॉपिक्स पे, इन सारे के सारे पॉइंट्स पे, कवरेज पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। So what is now Indian heritage and culture we are going to discuss, or the Indian heritage and culture is getting to be expressed here via the platform Learning Education Center। तो Learning Education Center और Learning Educare के माध्यम से अभी जो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। दिस इज ऑफ नाउ ग्रेट ओपिनियन दैट व्हाट इज हेरिटेज, क्या है धरोहर, क्या है विरासत, क्या होती है विरासत, व्हाट इज धरोहर। तो हेरिटेज रेफर्स टू द लीगेसी, दैट इज रेफर्स टू द लीगेसी, या यूं कहें कि एक चली आ रही परिपाटी, एक चली आ रही जो चला आ रहा चलन है, प्रचलन है, इस तरीके की बात है, दैट इज कॉल्ड लीगेसी। सो हेरिटेज रेफर्स टू द लीगेसी इनहेरिटेड, जो कि नेचुरली होते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जनरेशन टू जनरेशन और पीढ़ी दर पीढ़ी, और इस तरीके से पर्सन टू पर्सन जो है वो क्या होती है, एक जिसके थाती के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हेरिटेज रेफर्स टू द लीगेसी इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो पास्ट से मिला आया, जो पहले पूर्वजों ने कुछ किया, फिर उसके बाद और फिर जगह जगह पर भाई किसी भारत जो है, भारत में कोई नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, सेंट्रल इंडिया, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, डाइवर्सिटी है, विविधता है, पहचान है, लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें हैं, साहित्य है, लेकिन फिर सब यूनाइटेड भी है। कहने का मतलब यह है किस तरीके से ये जो आदान प्रदान है, जो प्रदानता है, ये जो एक प्रकार का इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्ड, इट्स अ काइंड ऑफ अ सक्सेशन, एक प्रकार के जो सक्सेशन है, आने वाली जो किसी प्रकार से जो है किसी को एकदम दिया जाना है, प्राप्त हो जाना है, किसका, फ्रॉम द पास्ट
टू द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आने वाली भविष्य की जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको, दैट इज कॉल्ड हेरिटेज। सो हेरिटेज रेफर्स टू द लीगेसी इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंटेड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। किस तरीके की लीगेसी नाउ, कैसी लीगेसी, उसको जानने के लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेरिटेज नाउ। हेरिटेज तो दो तरीके के हैं। हेरिटेज जो होती है वो टेंजिबल, मतलब जिसे छू सकते हैं, स्पर्शी, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, और जिसको भौतिक रूप से ऐसे जैसे टच कर रहे हैं, इस तरीके से टेंजिबल हेरिटेज है। एक इनटेंजिबल हेरिटेज मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको आभास कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। और इस तरीके की जो हेरिटेज है वो इंटेंजिबल हेरिटेज, मतलब जिसका अनुभव प्राप्त बस किया जा सकता है, which can be expressed as an experience, that is supposed to be intangible heritage। और tangible heritage क्या ही है, मतलब जिसको स्पर्श यानी स्पर्शात्मक जो विरासत है, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, फिजिकली टच तो कर नहीं सकते हैं, पर उसको एज्यूम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और महसूस अनुभवशील हो सकते हैं उसके लिए। अब जैसे टेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है हेरिटेज में, मॉन्यूमेंट्स आता है। सो मॉन्यूमेंट्स में जो है जितने भी मॉन्यूमेंट्स है वो आते हैं, टेंपल, मंदिर आते हैं सारे के सारे, फोर्ट्स हैं, और ऐसे जितने भी फोर्ट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं वो आते हैं, और पेंटिंग्स आते हैं, जितनी भी पेंटिंग्स हैं, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग्स हो, चाहे वो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके की पेंटिंग्स हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, और पेंटिंग्स हैं, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को भी, साइट मतलब यहाँ पर जगह से है, सो इट मींस दैट मॉन्यूमेंट्स हो गए, और टेंपल्स हो गए, और फोर्ट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी टेंजिबल हेरिटेज। अब देखिए टेंपल से भी याद आया, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में राम मंदिर का जो होने वाला घोटाला और जो राम मंदिर के ट्रस्ट में होने वाला इतना बड़ा पैसे का घोटाला, रामशिला जो है, कैसे रत्न जड़ित रामशिलाओं की जो चोरी है, या फिर जो भी कह लें मिस हैपनिंग, मिसकंडक्ट से भी पता चल रहा है। हालांकि इस तरीके के जितने भी मॉन्यूमेंट्स, टेंपल, फोर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल, ये सब क्या होता है, विरासत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं, जाते हैं तो क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता है। दे आर द सोर्स ऑफ व्हाट, रेवेन्यू आल्सो। और रेवेन्यू बढ़ता है तो किसका खजाना बढ़ता है, गवर्नमेंट का खजाना, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ता है। और जो भी इस तरीके से सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, इससे सेवा क्षेत्र जुड़े होते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट का ले जाता है, कोई कुछ होता है, कोई सर्विस, कोई टूर गाइड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ से बढ़ता है। और इसके साथ साथ इसको जो मेंटेन करने के लिए चीजें लगती हैं, वो खरीदी तो जाती ही होंगी कहीं से, उसका भी तो इकोनॉमिकली भी अपना इंपॉर्टेंस है, और कल्चरली भी इंपॉर्टेंस है, हेरिटेज वाइज भी इंपॉर्टेंस है, भटू प्रकार से है। और एक जो पाए जाने वाली पुरानी थाती है, और उस प्रकार से आने वाली जनरेशन को, आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनको प्रदान होती है, प्राप्त होती है। सो दैट इज व्हाट, सिंस दैट इज टेंजिबल इन नेचर, दैट कैन बी टच्ड, और जिसको छुआ जा सकता है, छू करके पता लगाया जा सकता है कि ये है, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल हेरिटेज। तो इस तरीके से अब टेंपल्स है, इसीलिए वो बात हो रही थी, जैसे राम मंदिर है। अब राम मंदिर में क्या है कि राम मंदिर में अगर इस तरीके की रेगुलेटरीज अगर देखने को जब मिलती हैं कई बार, या कहीं पर भी, नॉट इवन दो राम मंदिर, किसी भी जगह पर इस तरीके से आता है, और आपस में जो है, और कैसे भी रेगुलेटरी, तो क्या होता है, अविश्वास का केंद्र बन जाते हैं। और अविश्वास का केंद्र मतलब यह है कि लोगों का जो स्पिरिचुअल व्यवहार है, जो अध्यात्मता है, वो डगमगाने लग सकती है। फिर जो एक संदेहास्पद स्थिति हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो पवित्रता, जिसको इंग्लिश में सैंक्टिटी कहते हैं, वो खंडित हो सकती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो होता है, इन सब चीजों से बचने के लिए इस प्रकार के जो मिसकंडक्ट है विद दीज मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल्स, फोर्ट्स, स्कल्पचर, इन सब से बचा जा सकता है। इनको बचाने का एक तरीका, क्योंकि इट्स a legacy for inherited from past to preserve for the future generation, इसीलिए that is called heritage, that is why that is tangible heritage। और अब जैसे कुछ ना कुछ अब इंटेंजिबल हेरिटेज भी है। व्हाट इज इंटेंजिबल हेरिटेज? इंटेंजिबल हेरिटेज जैसे डांस है, म्यूजिक है, फोक ट्रेडिशन है,
और लैंग्वेज है, फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स हैं, ये सारे के सारे, डांस है भाई, नृत्य है। नृत्य तो कहीं पर भी कैसा नृत्य हो सकता है, कहीं पर, कहीं गरबा है, कहीं भांगड़ा, कहीं पर, और यस कहीं पर जो है पंजाबी और भांगड़ा है, और कहीं पर इस तरीके से पहाड़ी स्टाइल ऑफ डांस है, कुमाऊनी स्टाइल ऑफ डांस है, गढ़वाली है डांस, है ना, और जौनसारी डांस है, और बहुतों प्रकार का डांस है। सो डांस फॉर्म्स में बी समथिंग लाइक एनीथिंग। और कहीं पर राजस्थानी डांस है ना, घूमर है, और बहुत सारे डांस हैं। और कहीं पर मध्य प्रदेश का डांस है, कोई जनजातीय वर्ग का डांस है, ऐसे तो स्पेसिफिक में भी डांस हो सकते हैं। और कोई साउथ इंडियन डांस है, मोहिनी अट्टम, बहुत सारे, कथक है, ऐसा कथकली है, तो बहुत सारे से डांस है। म्यूजिक है, गाना है, हिंदुस्तानी म्यूजिक भी हो सकता है, दैट में बी कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक, दैट में बी व्हाट, दैट में बी समथिंग साउथ में बजने वाला भी म्यूजिक हो सकता है ना, तो दैट म्यूजिक में भी सम सूफी म्यूजिक ऑल्सो, दैट ट्रेडिशनल म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक, और रैप भी हो सकता है ना, तो किसी प्रकार का भी हो सकता है म्यूजिक, है। तो इस प्रकार से फोक ट्रेडिशन जिसे बोलते हैं फोकलियर्स। सो समथिंग लाइक फोक ट्रेडिशन मतलब ये होते हैं, जैसे उत्तराखंड में इनको फोक मतलब ये है कि जो स्थानीय स्तर पर होने वाले ट्रेडिशन है, स्थानीय, जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में यहाँ पर फाग गाए जाते हैं, तो वो दैट इज मांगलिक गीत, है ना, और प्रकार के वो दैट काइंड ऑफ रिसाइटेशन ऑफ वर्ड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ समथिंग, किसी अच्छा हो जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी जगह पर सारे के सारे जितने भी 28 के 28 राज्य हैं, और भी जगह 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उस तरीके से अपनी अपनी जगह की विविधता है। ये तो देश की विविधता है, ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी विविधता है। तो इस तरीके से फोक ट्रेडिशन है और लैंग्वेजेस है। क्योंकि सिंस वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन इंडियन हेरिटेज एंड व्हाट कल्चर, सो वी विल डिस्कस अप टू हियर। सो लैंग्वेज है, अब बहुत लैंग्वेज है भाई, कहीं पहाड़ी लैंग्वेज है, कहीं कोई भोजपुरी लैंग्वेज है, कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज है, बहुत प्रकार की लैंग्वेज है, कन्नड़ है, तेलुगु है ना, मलयालम है, और बहुत प्रकार की लैंग्वेज है, और उड़िया है, और बहुत सारी लैंग्वेज है कहीं पर, और खड़ी बोली है। तो इस तरीके की बोली बहुत है कहीं, और बोलियों में भी क्या होता है कि कोई लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये तो है ही है, और इसमें भी उप बोली होता है, मीन्स सब जो लैंग्वेज है, एक होता है भाषा लैंग्वेज, और एक होता है बोली डायलेक्ट। तो लैंग्वेज में क्या 22 लैंग्वेजेस हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितने लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है। इसके साथ साथ जो बोलियां हैं, डायलेक्ट हैं, बहुत सारी हैं, जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में कुमाऊनी बोली है, गढ़वाली बोली है, जौनसारी एक बोली है, और बहुत प्रकार की बोली है। तो इस तरीके से अक्रॉस द इंडिया। सो लैंग्वेज, फेस्टिवल्स में क्या होता है, त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, तो फेस्टिवल्स में भी बहुत प्रकार के त्योहार हैं। सो these are intangible, इनको छू तो नहीं सकते ना, इनको छू नहीं सकते। रिचुअल्स मतलब ये होते हैं कि कर्म कांड है, पूजा पद्धतियां हैं, ऐसे बहुत आचरण पद्धति है, तो these are rituals। तो इस तरीके से चूंकि since they are intangible heritage, so what types of heritage, that may be tangible heritage and intangible heritage, which we are going to discuss in this Indian heritage and what कल्चर। नाउ ये बहुत महत्वपूर्ण जानना इसीलिए हो जाता है क्योंकि सिंस दे आर कन्फर्म्ड विद द इकोनॉमिक सिस्टम आल्सो, पॉलिटिकल सिस्टम आल्सो, सोशल सिस्टम आल्सो, ट्रस्ट आल्सो, ये हर चीज से जुड़े हुए विषय हैं। इसीलिए जब जुड़े हुए विषय हैं तो इस तरीके की सैंक्टिटी थोड़ा बहुत होना पड़ता है, रिलायबिलिटी होना पड़ता है, जिसको कहते हैं क्रेडिट मतलब साख निर्माण, जिसको बोलते हैं गुडविल का होना। किसका होना? गुडविल का होना। तो गुडविल होने के लिए, तो गुडविल जनरेट होने के लिए इन सब चीजों में अच्छे से चलना होता है। अगर कोई डेटीरियोरेट मतलब डैमेज हो रही है, धीरे धीरे मूल्य ह्रास हो रहा है, और किसी चीज का अगर भौतिक ह्रास हो रहा है मतलब मेटीरियल डेटीरियोरेट मतलब कमजोर पड़ रहा है टेंजेबल का, तो उसे बनाना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, उसे चीजों पे बजट लगाना ही पड़ता है टू मेंटेन द लीगेसी, कि पहले क्या था और अभी तक भी आगे चलना है,
इसके लिए। इसीलिए जैसे टेम्पल विषय आजकल जो विषय हो रहा है, राम मंदिर में इतना आजकल सारे चैनल में चल रहा है, चर्चा का विषय, सब पूरे विश्व भर में, देश भर में चर्चा का विषय है। तो कहीं ना कहीं वो विषय इसलिए है क्योंकि ये लोक आस्था का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो आध्यात्मिक आस्था का विषय, और आध्यात्मिक आस्था अगर इसीलिए हमेशा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो धर्म और जो राजनीति है, धर्म वन साइड मीन्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, दैट आर व्हाट दे आर अपने अपने क्षेत्रों के उद्यम है, अपने अपने क्षेत्रों के विषय हैं। इसीलिए दोनों को मिंगल करना और धर्म आधारित जो है, धर्म को राजनीति के रूप में प्रेरण करना, मतलब धर्म की राजनीति करना, इसीलिए घातक माना गया है। कहीं ना कहीं टेम्पल से जुड़े हुए जो भी ट्रस्टीज हैं, विषय हैं, और उसके जो समिति होती हैं, कमिटीज होते हैं, ये बहुत जरूरी है कि वहां पर ईमानदारी का होना बहुत आवश्यक हो सकता है, क्योंकि वो लोक आस्था और वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट से जुड़े हुए कहीं ना कहीं विषय होते हैं। और वही होता है कि राजनीतिकरण अगर मंदिरों के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से, और अगर इन सब चीजों के माध्यम से अगर मंचन मंडन होगा किस चीज का, अगर हेरिटेज के प्रमोशन का, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन अगर राजनीतिकरण होगा तो दैट सीम्स टू बी समथिंग a cause of concern। तो कहीं ऐसे इंटेंजिबल भी है, डांस है, म्यूजिक है, फोक, अगर इनका प्रमोशन सच में होगा, प्रमोशन कैसे आगे बढ़ाना, कैसे इंकरेजमेंट करके, इंकरेजमेंट कैसा, प्रोत्साहन जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन होगा तो इन सबको आगे बढ़ा करके होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइन फोकस करके होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो इंटेंजिबल हेरिटेज है वो भी सिद्ध होंगे, प्रूव होंगे, रियलाइज होंगे। तो इसीलिए टेंजिबल हेरिटेज प्लस इनटेंजिबल हेरिटेज समहाउ सीम्ड टू बी आल्सो द कल्चर आल्सो, ये सब कल्चर का विषय भी है। अब क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर क्या होते हैं। सो व्हाट आर द वेरियस सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, क्या होते हैं। जैसे अब इनटेंजिबल के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ताजमहल भी है, ताजमहल तो है ही, आगरा में इतना बड़ा है, और कोणार्क का सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, और इसके साथ साथ अजंता अलोरा की केव से छू सकते हैं ना उन गुफाओं को, तो उनमें पत्थर शिलाएं पड़ी हुई हैं, तो छू सकते हैं, तो टेंजिबल है। इनटेंजिबल में क्या होता है, जैसे योग है, अभी योग आने वाले 30 जून को, तो एक योग दिवस है, तो योग दिवस में तो क्या है कि एग्जाम्पल है व्हाट, इनटेंजिबल हेरिटेज का। और कुंभ मेला भी छू थोड़ी सकते हैं कुंभ मेले को, या ऐसे बहुत सारे, कोई कुंभ मेला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना, कोई किसी प्रकार का फेस्टिवल, चाहे वो अर्ध कुंभ हो, चाहे वो पूर्ण कुंभ हो, है ना, चाहे वो 12 साल में आने वाला हो, है। तो इस तरीके से पीरियोडिकली जहां जहां पे होते हैं कुंभ, वहां पे हो, और किसी तरीके से होने वाली किसी भी तरीके की रिलीजियस पिलग्रिमेज हो, या फिर कोई यात्राएं ऐसी हो, तो इस तरीके से होता है। वो जो छू नहीं सकते, कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो कंडक्शन में ला सकते हैं, तो इसीलिए इंटेंजिबल। अब व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, एक होता है एंटीक्विटी, ये बहुत जरूरी है। व्हाट इज नाउ एंटीक्विटी, क्या होता है एंटीक्विटी। तो एंटीक्विटी होता है, antiquity is what, Indian civilization is one of the oldest civilization in the world, ये है एंटीक्विटी का मतलब। एंटीक्विटी मतलब होता है कि ओल्डनेस कहीं ना कहीं, है ना, और पुरानापन, ट्रेडिशनल, और कितना पुराना है, कितना पौराणिक है। तो इस तरीके से व्हाट एंटीक्विटी रिजेंबल्स व्हाट द इंडियन सिविलाइजेशन, जैसे भारतीय सिविलाइजेशन सभ्यता है, वो क्या है, एक बहुत प्राचीन सभ्यताओं में, पुरानी सभ्यता, पुरातन सभ्यताओं में, विश्व के आधार पर, है ना, विश्व पटल पे प्राचीन सभ्यताओं में एक है। So that is resembling antiquity, salient features of what Indian constitution. Now what is second, continuity. What is continuity? Cultural traditions have continued from ancient times to the present. और जो कल्चरल ट्रेडिशन है, जो भी कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, और दैट हैव कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू हुए फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द प्रेजेंट, तो इसे कंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब पहले एंटीक्विटी से इंडियन कल्चर की पौराणिकता को फोकस करा गया। दिस इज सेलिएंट फीचर, मतलब क्या विशेषताएं हैं किसकी, भारतीय कल्चर की। तो भारतीय सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो है एंटीक्विटी, मतलब पुरानापन है, पौराणिक है, और कंटिन्यूटी मतलब लगातार अभी तक बनी हुई है। कंटिन्यूटी मींस कल्चरल ट्रेडिशन, ऐसी परिपाटियां, ऐसे ट्रेडिशन, इस तरीके के चले आ रहे चलन
have continued from ancient time to the present है। और इस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अनेकता में एकता, विविधता में एकता, या फिर यूं कहें कि विविधता में एकात्मता, ऐसा देखना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कल्चर। नाउ नेक्स्ट टॉलरेंस। अब टॉलरेंस भी है, टॉलरेंस मतलब सहन करना किसी भी चीज को। टॉलरेंस का एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स फेथ्स एंड बिलीफ, तो एक्सेप्टेंस करना, किसी चीज को स्वीकार करना। क्या चीज? डाइवर्स, बहुत ही विविधता, किसमें? फेथ, विश्वास में, और बिलीव्स, है ना, विश्वास में, फेथ में और बिलीफ, जो आने वाली मान्यताएं हैं, जन मान्यताएं या फिर अच्छाई, विकसित मान्यताओं के लिए, जो समय समय पर अगर चेंज भी चाहते हैं तो जुड़े। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मान लीजिए भारत में पहले सती प्रथा नाम की कुप्रथा थी, तो दूर हो गई, है ना। बहुत सारे राजा राम मोहन रॉय, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स, ऐसे बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हैं, उनके लाने से, ऐसे लोगों के करने से क्या हो गया, सती प्रथा का एवोल्यूशन हो गया। ऐसे ही उत्तराखंड में एक बहुत सारी प्रथा थी, उसे डोला पालकी कहते हैं। डोला पालकी में डोली में बिठा करके जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको एक मजदूर, उनको जो है एक जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर के रूप में यूज किया जाता था। माना जाता था कि वो इसी काम के लिए, जो कि उचित नहीं था, हट गई प्रथा। अब कुली बेगार है, कुली बेगार में बेगार मतलब बिना पैसे दिए काम कराना। अब बिना पैसे दिए कौन काम करता है? तो इसीलिए कुली बेगार मतलब कुली के रूप में बिना काम दिए, बिना पैसे दिए काम कराना, तो ये प्रथा भी हट गई। और जो इस तरीके से चली आ रही है कुप्रथाएं थी, उत्तराखंड में भी ऐसे, और जैसे सती प्रथा तो पूरे भारत में थी, और ऐसे बहुत सारी प्रथाएं, जबरन मजदूरी कराना, दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम भी हटा था ना। तो क्या होता है ये सब धीरे धीरे टॉलरेंस को बताता है। ये बताता है कि कैसे जो है जन मान्यताएं धीरे धीरे हटती गई और अच्छाई की तरफ, अच्छे तरफ विश्वास बढ़ा, बिलीव बढ़ा। और ये बिलीव, टॉलरेंस हमेशा हर प्रकार का टॉलरेंस है, जैसे रिलीजियस टॉलरेंस आजकल कई बार देखने को मिलता है। विभिन्न धर्मों के बीच में कई बार क्लैश मिलता है, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है धार्मिक समुदाय के व्यक्ति के बीच में, जो उचित नहीं भी होता है। हालांकि अब इस तरीके की चीजें सब समझते ही हैं, आने वाले इस मॉडर्न एज में सभी समझने ही चाहिए। और इसीलिए टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस इज व्हाट, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, भारत के सभी रहते हैं यहाँ पे, अनेक धर्म और उपधर्मों के लोग रहते हैं, बुद्ध है, जैन है, तो ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, न तो संविधान में वर्णित है कि भेद हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपस में किसके अपना टॉलरेंस करना, आपस में एक दूसरे को सहन करने के भाव रखना। तो इसीलिए टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस। और दूसरी बात यह है कि मेन चीज क्या होता है, फोकस होता है डेवलपमेंट। अब मेन विकास जो होता है, मेन डेवलपमेंट करके और प्रोत्साहन बढ़ा करके चीजों को आगे बढ़ाना छोड़ करके अगर टॉलरेंस लेस हो जाएगा कोई चीज, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इंडियन हेरिटेज और कल्चर के लिए घातक हो सकता है, होता है। क्योंकि इंडियन कल्चर और हेरिटेज समाप्त होने वाला विषय नहीं है, वो तो पास्ट से पूरे फ्यूचर तक हमेशा चलता ही रहेगा। क्योंकि कल्चर, इंडिया के कल्चर में एक उसका फीचर कंटिन्यूटी तो है, जिसको हिंदी में निरंतरता कहते हैं। तो निरंतरता कभी भी द्वेष, कलेश, लड़ाई झगड़ा, धार्मिक उन्माद, सामाजिक उन्माद, वर्गीय उन्माद, कम पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला, हैव नॉट्स, इस तरीके के विचार से नहीं चलती है, और वहां तो समानता ही रहती है। और जिसे समरसता सिर्फ कहने भर से भी नहीं आती है, वो तो करने का विषय है, करनी विषय है। अब इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी क्या है, स्पिरिचुअलिटी भी एक सेलिएंट फीचर है किसका, इंडियन कल्चर का। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस मतलब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक, क्योंकि देखिए पूरे विश्व से जो है भारत में लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के भी आते हैं, यहाँ शांति के मार्गों को खोजने आते हैं, पहाड़ों में, माउंटेन्स में, और ऐसे बहुत सारी जगह, झरनों में, और ऐसे नेचर के, प्रकृति के मध्य, इस तरीके से जब वो जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को पाते हैं, एकांतता में, ध्यान में, मेडिटेशन में, योग में, ऐसे बहुत सारे, भावातीत ध्यान में, जिसको
ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं, इन सब में स्पिरिचुअलिटी खोजने आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी अगर खोजने आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी जब खोजी जाने का विषय होता है तो इट मींस दैट ये तब भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के ट्रस्ट की ब्रीच ना हो, मतलब विश्वास ना टूटे। तो विश्वास ना टूटने जैसा आजकल जैसे राम मंदिर में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के विषय भविष्य में ऐसे क्यों हो ना हो, क्योंकि वो तो बहुत लोक आस्था का विषय है जो जिसमें इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि ठीक है। तो कहीं ना कहीं मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज तब बनी रहती हैं जब किसी भी तरीके का धार्मिक स्पिरिचुअलिटी का भी क्या हो राजनीतिकरण ना हो, राजनीति में स्पिरिचुअलिटी को ना घुसाया जाए। क्योंकि क्या होता है कि इससे क्या हो जाता है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं या स्पिरिचुअल जो भी पर्सोना होगा, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो भटक जाएगा, उसे लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी में फिर क्या ऐसा है। तो इसीलिए टू मेंटेन द सैंक्टिटी एंड प्योरिटी एंड द रियल एसेंस ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी, दिस इज हाईली रिक्वायर्ड टू बी इन स्पिरिचुअलिटी ओनली टू मेक द फेथ कंप्लीट। अब एक चीज और है, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। Assimilation is also a feature of this Indian culture। क्या होता है assimilation? Indian culture absorbs and integrates external influences। कहने का assimilate मतलब किसी भी चीज को अवशोषित कर लेना, किसी भी चीज को अवशोषण करना, मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लेना, सन्निहित करना और मतलब आने देना, ठीक है, इस तरीके से जो है एब्जॉर्ब कर लेना बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इंडियन कल्चर एब्जॉर्ब्स एंड इंटीग्रेट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो बाह्य जो इन्फ्लुएंस हैं, बाहर से होने वाले बाह्य किसी प्रकार के जो इन्फ्लुएंस हैं, जो प्रभाव हैं, उनको किसने किया, इंडियन कल्चर ने एसिमिलेट किया, अपने आप में लोकेट किया और रखा और होल्ड किया और अपने आप को और भी इंरिच कर लिया। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था एंशियंट इंडिया में, फिर मेडिवियल इंडिया में आए तो सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, बहुत सारी जगहों से यहाँ पर आए कौन, आक्रांत, विदेशी आक्रांत का आक्रमण किया और इस तरीके से यहाँ पर कब्जा किया। फिर धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ने लगे तो फिर अपने अपने तरीके की चीजें आई, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब जैसे जैसे यहाँ पर आकर फिर फ्रेंच आए, डच आए, फिर बहुत सारे पुर्तगीज आए और उसके साथ साथ पुर्तगाली आए और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, लगभग 200 साल राज किया। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की जो संस्कृति है या इंडियन कल्चर है वो काफी मिल गया, मिक्स ब्लेंडिंग हो गई और इस तरीके से एसिमिलेशन हो गया अलग अलग चीजों का। इसे ही बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन हो गया और वो एक विशेषता है किसकी, इंडियन कल्चर की। इसीलिए इंडियन कल्चर इतना ज्यादा डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है और यूनिटी भी है। तो इसीलिए दैट इज द व्हाट मेन फीचर, दिस इज आल्सो अ फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। Now very importantly, if we will look upon what basically we are discussing on the Indian heritage and culture via the Learning Education Center platform, and in this Indian education heritage and culture we will discuss about the heritage. This is a legacy inherited from past to future generation, which needs to be preserved or conserved, saved, and what type and modified, and that needs to be transformed, that needs to be changed, that needs to be positively updated from time to time. And what are the types of heritage? Tangible heritage and intangible. Now what are tangible, which can be touched physically, and which cannot be touched physically, that is intangible. Now what is tangible? Monuments, temples, forts, sculptures, paintings, archaeological sites. And now what are intangible heritage? Dance, music, folk tradition or folklore, we say, language, festivals, and what, rituals. Now what are the salient features of Indian culture? Antiquity, continuity. Antiquity resembles here the oldness. What is this continuity? Continuous behavior till now and in the coming futures also, it is not getting to be ended. Okay, now what is unity in diversity now, and tolerance, also tolerance to every factor, and spirituality as well, and assimilation means absorption from different era, in the different era and different time spans with different cultures.
Now what we discuss here about Indian. Now this Indian culture and the heritage and culture is a part of the examinations. There are few questions, there are few things now which we are going to discuss. However, we'll discuss Indus Valley civilization, Vedic culture, and the remaining rest of the culture, rest of the things a day after or in the next coming what lectures. Now, what is now the oldest Veda? As we already know, we have 4 Vedas like Rig Veda and Atharved, Rigved, Samved, Yajurved, and what Atharved. So, what is the oldest Veda? That is Rigved. And what is who is the father of Buddhism? Founder of Buddhism. Founder of Buddhism. संस्थापक कौन थे बुद्धिज्म के? और that is what गौतम बुद्धा. And what 24th तीर्थंकरा जो महावीर हैं, है ना? और इस तरीके से तीर्थंकराज जो थे वो जैन के गुरु होते हैं. तो दे आर सपोज टू बी द तीर्थंकर. ओल्डेस्ट क्लासिकल जो डांस है वो क्या? भरतनाट्यम. तो भरतनाट्यम होता है सबसे प्राचीन और पौराणिक जो डांस होता है. कैसा डांस है? क्लासिकल डांस. अब क्लासिकल डांस भी होता है हिंदुस्तानी और नया नियो डांस भी हो सकते हैं. दैट मे बी व्हाट? any kind of style of dancing. That will be Carnatic style, that will be from Hindustan or different घरानास. अलग अलग घरानों के लिए डांस होते हैं. और व्हाट फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन which is also called ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसा जो है इस समय पे खोजा गया था, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं. और इसके साथ साथ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इट इज आल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली घाटी सभ्यता भी कहते हैं. और इस तरीके से व्हाट लार्जेस्ट रॉक का टेम्पल जैसे है एलोरा वगैरह. और फाउंडर ऑफ सिखिज्म कौन है? गुरु नानक हैं. ऑथर ऑफ रामायण जैसे वाल्मीकि हैं, और ऑथर ऑफ महाभारत है जैसे वेद व्यास हैं. अब जैसे रामायण के जो ऑथर है वो वाल्मीकि हैं, तो वाल्मीकि हैं और ऑथर ऑफ महाभारत जो है वेद व्यास है. और रामायण में जो मेन पात्र है वो भगवान राम है. ऐसे जो महाभारत है उसके मेन पात्र जो है कृष्ण है. तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मेन एपिक हैं वो भी देखिए इस प्रकार के, अगर जाति व्यवस्था, अगर जातिवाद समाज में होता है तो बहुत डेंजरस होता है. इसीलिए अगर इससे भी प्रेरणा ली जा सकती है और मोटिवेशन लिया जा सकता है इस तरीके से कि इतने बड़े बड़े ग्रंथों को जिन्होंने लिखा वो स्वयं इतनी बड़ी जातियों के नहीं थे. तो इसीलिए ये एक प्रकार का मोटिवेशन, एक प्रकार का उच्च सोचने का विषय है कि टैलेंट जो है, जो आगे बढ़ना है, वो किसी चीज का जो है वो मोहताज नहीं होते, किसी की बकौती नहीं होती. कहने का अर्थात क्या? कहने का अर्थात ये है कि किसी के अंदर भी प्रखरता किसी एक क्षण में हो सकती है. तो यही तो इंडियन कल्चर की फीचर है, मेन फीचर. दिस इज द मेन थीम ऑफ इंडियन कल्चर, दिस इज द मेन थीम ऑफ इंडियन हेरिटेज. सीखने के लिए बहुत कुछ है, जहां रुकाव ठहराव कुछ है ही नहीं, और किसी चीज की बाध्यता है ही नहीं. कहने जैसा ही नहीं है कि कोई चीज ऐसा है कि यही है तो बस. अरे किसी के भी अंदर किसी भी एक क्षण में टैलेंट का उद्भव है, हो सकता है, ज्ञान का भंडार अवतरित हो सकता है. फिलहाल जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पे डिस्कशन कर रहे हैं वाया द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस लर्निंग एजुकेशन सेंटर. और धीरे धीरे जैसे जैसे इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे टॉपिक्स जो हैं और खरो होते जाएंगे, जिसपे हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी करेंगे.